दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और उनके सभी साथी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व एआईसीसी के महामंत्री मोहन प्रकाश जी, अशोक कुमार पांडे जी, राकेश बटवाल जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, राजेश गर्ग जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मोहन प्रकाश जी का व्याख्यान सुनने के बाद जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर राजनीति में प्रवेश किए, तो उसके बाद मैंने कुछ आपके सामने कहना, ये मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है। लेकिन अनिल चौधरी जी ने ओनिका मल्होत्रा जी के जरिए मुझे यहाँ पर कुछ दो शब्द आपके सामने कहने के लिए कहा है, तो मैं बस कुछ ही मिनटों में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, इसलिए आपकी इजाज़त लेकर मैं हवाई अड्डे पर रवाना होऊंगा। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिन्हें इंदिरा जी के समय से कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिला। हालांकि इंदिरा जी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी और भारत की प्रधानमंत्री थी, तब मैं महज एनएसयूआई में काम करता था। राष्ट्रीय समिति में मैं कोषाध्यक्ष था, रमेश चंद्र निथाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं उन दिनों यही था 31 अक्टूबर 1984 को, जब सुबह सुबह वो खबर मिली कि इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं रही। इस बात को अब 37 साल होते हैं। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू की बेटी और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी की वो क्या कहेंगे पौत्री, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये भी हमें जानना होगा कि इंदिरा गांधी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी तक के नहीं थी, बल्कि इंदिरा जी 1917 में पैदा होती है, 47 में हमें आज़ादी मिलती है, तो करीब 30 साल वो भारत के स्वाधीनता संग्राम को देखती है, नज़दीक से देखती है। यहाँ तक के कि उनका नाम वानर सेना में लिया जाता है कि किस तरह से इलाहाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें होती थी आनंद भवन में, और वहाँ छोटी सी नन्ही सी एक इंदिरा नेहरू, इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तक के संदेशा एक दूसरे तक के पहुँचाती थी। जवाहरलाल नेहरू उन दिनों भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका अदा करते थे, और 3259 दिन उन्होंने भारत के विभिन्न जेलों में उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने बिताना पड़ा। तो करीब 9 साल तक वो विभिन्न जेलों में रहे। कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू दोनों, कभी मोतीलाल नेहरू, पूरा का पूरा परिवार जेलों में, और ये छोटी सी इकलौती एक बेटी वो किस हालात से गुजर रही थी, परिवार में किस तरह की स्थिति थी, देश में किस तरह से स्थिति थी, समाज में किस तरह की स्थिति थी, और भारत के स्वाधीनता का आंदोलन किस तरह से चल रहा था। तो एक तरह से इंदिरा जी ये सभी बातों के लिए एक विटनेस थी, और अगर मैं ये कहूँ कि वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की भी बेटी थी, तो वो किसी तरह से अतिशयोक्ति नहीं थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू वैसे ही इंदिरा जी कोई सत्ता के लिए कांग्रेस में बनी रही, ऐसा हुआ नहीं। वो सत्ता के लिए राजनीति में आई, ऐसा भी नहीं हुआ। और जैसा अक्सर कहा जाता है कि एक डायनेस्टी करके नेहरू खानदान की चली आ रही है, तो इंदिरा गांधी कोई जवाहरलाल नेहरू के बाद एकदम कोई देश की प्रधानमंत्री नहीं हुई। सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये तय किया था, उनके उपरांत ये लाल बहादुर शास्त्री मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन अचानक लाल बहादुर शास्त्री चल बसे, और फिर वहां पर कांग्रेस के भीतर
जब सब राय मशवरा हुआ तो उसका नतीजा ये निकला कि इंदिरा गांधी को फिर देश की सत्ता संभालने का मौका मिला। वो कोई किसी डायनेस्टी की बात नहीं थी। इंदिरा गांधी सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि जो भारत की परिकल्पना हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिनों में बनी थी, वो भारत की परिकल्पना को किस तरह से और सशक्त बनाया जा सकता है, उसके लिए इंदिरा गांधी ये भारत की राजनीति में थी, वो अन्य और कोई दूसरे कारणों के लिए नहीं थी। भारत की परिकल्पना स्वाधीनता संग्राम में क्या थी? उन दिनों में ये पूरे रजवाड़े जो दुनिया भर में बने हुए थे, तरह तरह के एम्पायर्स थे, कहीं पर पर्शियन एम्पायर हो, कहीं पर रशियन एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, तमाम ये एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगे, मुल्क नए नए बनने लगे, कहीं पर मुल्क बन रहे थे एक भाषा, एक धर्म, एक लोग और एक देश। लेकिन भारत में ही जो भारत के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था, वो विभिन्नताओं को साथ में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए ये मुल्क आजाद बनाने की परिकल्पना को लेकर हिंदुस्तान का वो राष्ट्रीय आंदोलन चला था। वो एक धर्म और एक लोगों के लिए वो नहीं था। ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो ऐसे भी सोचते हैं कि जो भारत की परिकल्पना स्वाधीनता संग्राम में थी वो ठीक नहीं थी। उनकी कुछ कल्पना भारत के बारे में कुछ और है, उनका भारत को देखने का उद्देश्य कुछ और है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो नागपुर में जो उनका मुख्यालय है उसके ऊपर तिरंगा भी लहराने से कतराती थी। ये तो जब लोग सड़कों पर निकले और आंदोलन करने लगे, तब जाके कहीं 10, 20, 25, 30 सालों के बाद पहली बार नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहराया। तिरंगा में आरएसएस का विश्वास नहीं। देखा जाए तो यह भी कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा में विश्वास नहीं है। हो सकता है कि हाथ में और भारत के संविधान के नाम से हम विभिन्न पदों पर शपथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखते होंगे, लेकिन हकीकत ये कभी इससे दूर मत हटो कि हकीकत ये है कि वो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते। आरएसएस ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते। वो भारत को कुछ और दूसरी दिशा में ले जाने के लिए अपना संकल्प कर बैठे हैं। ये हमें अच्छे तरह से याद रखना होगा। इंदिरा जी की जब हम बात करते हैं तो कुछ 2-3 बातें तो पहले हमें याद आ जाती। बेलची में जब नरसंहार हुआ था, दलितों को मौत के घाट उतार दिया था, बहुत से जमींदारों ने वहां पर बहुत से दलितों को मौत के घाट उतार दिया। इंदिरा जी ट्रेन से चली, पटना से फिर जीप में चढ़ी, जीप कीचड़ में फंसी, तो फिर वो चढ़ी किसी ट्रैक्टर पे, लेकिन ट्रैक्टर भी जब आगे नहीं बढ़ पाया तो फिर साड़ी किसी तरह से घुटने तक के उठाकर फिर वो कीचड़ में से चल पड़ी। और आगे किसी ने जब हाथी लेकर आए तो फिर हाथी पे सवार होके बेलची में अंदर पहुंचे और उन दलितों का, जिनके परिवारों के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका ढाढ़स बनाने का उन्होंने काम किया। ये हिंदुस्तान के लोग कभी भूल नहीं सकते। और ये सिर्फ एक घटना नहीं, मुझे याद है तब तो मैं सिर्फ एक छात्र नेता था, लेकिन मुझे याद है कि एक ऐसा विश्वास था लोगों में कि देश भर में कोई भी गरीब, कोई भी आम व्यक्ति अगर प्रताड़ित है, परेशान है, शोषित है, उसे ये भरोसा था कि अगर मेरी बात ये इंदिरा गांधी तक के अगर पहुंच जाएंगी तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। ये विश्वास कोई हवा में बना हुआ विश्वास नहीं था। ये इंदिरा गांधी जी की जो राजनीति थी, जिस तरह का उनका व्यवहार था, जिस तरह से वो लोगों के मिलती थी, जिस तरह से वो लोगों के साथ पेश होती थी, ये उसी के बदौलत ये विश्वास बना था कि अगर कोई परेशान है, बस इंदिरा गांधी तक के बात पहुंच जाए तो न्याय जरूर मिलेगा। ये उन दिनों इस तरह की बात थी। इंदिरा गांधी पोखरण में किस तरह से वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ये सब पूरी दुनिया को पता चला था।
लेकिन इंदिरा गांधी ने वो सब कुछ करने के बाद इस बात को भी लेकर ऐलान किया था कि ये शांति के लिए इसका परमाणु का उपयोग करेंगे, हम किसी को ध्वस्त करने के लिए परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें और अन्य दूसरे देशों में बहुत फर्क था। एक घटना मुझे याद है कि इंदिरा गांधी अवार्ड वहां जवाहर भवन में MS स्वामीनाथन, कृषि क्षेत्र में जिनका बहुत महान कार्य है, उनको जब इंदिरा गांधी अवार्ड वहां पर दिया जा रहा था तो वो अवार्ड पर स्वीकृति का जो भाषण वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन वे और उनके साथ में विक्रम साराभाई, ये दोनों इंदिरा जी से मिलने के लिए पहुंच गए और अंदर इंदिरा जी कोई फोन पर किसी से चर्चा कर रही थी। बाद में पता चला कि ये चर्चा प्रेसिडेंट जॉनसन के साथ हो रही है और फिर उनका वो फोन पर वो चर्चा खत्म होने के बाद ये स्वामीनाथन जी और विक्रम साराभाई दोनों को इंदिरा जी ने बुलाया। बहुत परेशान और बहुत गुस्से में इंदिरा जी ये दोनों को दिखी और जिस काम के लिए बुलाया था वो काम पर तो कोई बातचीत हुई नहीं। इंदिरा जी ने सीधा सवाल किया, अगर हरित क्रांति को और तेजी से हमें आगे बढ़ाना है, इतना अगर और उत्पादन अनाज का अगर देश में हमें बढ़ाना है तो कितना समय लगेगा और उसके लिए कितना पैसा लगेगा? दोनों ने कहा कि हम इसका थोड़ा सा आकलन करेंगे और हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ये वो दिन था और ये वो घटना थी जहां से हरित क्रांति को बहुत बड़ी गति प्राप्त हुई और देखते देखते हिंदुस्तान अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। यहां मोहन प्रकाश जी ने हिंदुस्तान अनाज के मामले में कितने जल्दी आत्मनिर्भर हो सका इसके बारे में अपनी बात रखते हुए कहा, मुल्क हमारा कोई छोटा नहीं, जमीन हमारी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हमारी आबादी बहुत बड़ी है। दुनिया में हर 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये भारतीय है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए अगर हम आत्मनिर्भर नहीं थे तो उससे पहले क्या स्थिति थी? तो शिप टू माउथ, अमेरिका जो हमें अनाज देती थी वो ऐसा नहीं कि बहुत सा अनाज हम तक पहुंचता था और उसका हम भंडारण करके आवश्यकता अनुसार हम उसको लोगों तक के देते थे, ऐसा नहीं। बस यहां जहाज पहुंचा और वहां मुंह में अनाज पहुंचा, ऐसी वो स्थिति थी। तो देश की क्या कैसे हालात थे इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन शिप टू माउथ पॉलिसी, दूसरे मुल्कों पर हमें हमारे लोगों का पेट भरने के लिए पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता था। जब दूसरों के भरोसे हम अपने आप को जिंदा रखते हैं तो हमारी आवाज उतनी स्वतंत्र नहीं रह सकती जितनी स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनने के बाद होती है। तो हम आजाद 1947 में हुए, लेकिन जब हम खाद्यान्न की दृष्टि से, अनाज की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हुए तो हमारी आवाज वो और स्वतंत्र हुई और दुनिया में हम एक बहुत बड़े पैमाने पर उन तमाम देशों का हम नेतृत्व करने में कामयाब हुए जो हमारे साथ साथ या हमारे पीछे में उन्हें आजादी प्राप्त हुई। मैं बोलते बोलते और कहीं निकल गया आगे, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी का अदम्य साहस, निडरता उनकी, और फिर सभी देशवासियों को सम्मान देना और उनको तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना, गरीबी दूर करना, ये तमाम उसूलों को लेकर, ये तमाम विचारों को लेकर इंदिरा गांधी जी काम करते रही। और वो उड़ीसा में उनका आखिरी का भाषण कि मेरे खून का एक एक कतरा इस मुल्क को ताकत देगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। सदियां बीत जाएंगी लेकिन इंदिरा गांधी को ये मुल्क कभी भी भुला नहीं सकता, ये हमें याद रखना होगा। कांग्रेस जनों का तो और भी दायित्व बनता है। अब हम 75 साल हमारे आजादी के मना रहे हैं। ऐसे समय पर स्वाधीनता संग्राम में जो हमने काम किया और स्वाधीनता के पश्चात जो बुनियाद हमने एक मजबूत राष्ट्र की इस हिंदुस्तान को दी है, उसको और आगे हमें मजबूती से ले जाने के लिए काम करना होगा।
आज जो सत्ता में बैठे हैं उससे बहुत कमजोरी हमारे उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के भारत की परिकल्पना को पहुंच रही है, जिसको लेकर हजारों हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी। अंत में आपसे विदा होने से पहले इतना ही कहूंगा कि शहीदों के वतन की कब्र से यह आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेले हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ़ शहादत है, ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले ले। धन्यवाद।